देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप 55 साल के एक शख्स पर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम बच्ची घर के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी वसीम ने घर ले जाकर उससे छेड़छाड़ की। लड़की डरी सहमी घर आई। पूछे जाने पर उसने छेड़छाड़ी की बात बताई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने लड़की का मेडिकल जांच कराया, जिसमें छेड़छाड़ की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ धारा 354A और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के पांडव नगर में घर में घुसकर एक रेप पीड़ित पर 2 बदमाशों ने पिस्टल से गोलियां चला दी। महिला ने बताया कि हमलावरों ने रेप का केस वापस लेने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि यह हमला एक स्थानीय बीजेपी नेता ने कराया है। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में 62 साल के बुजुर्ग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 24 साल के लड़के ने नशीला पदार्थ खिलाकर बुजुर्ग से कुकर्म किया। स्थानीय लोगों ने मारपीट के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात के भरूच में एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़की की हालत नाजुक है। आरोपी फरार है। राजस्थान के उदयपुर में एक महिला ने 2 साल की अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया। 2 साल की बच्ची अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। बाद में कुएं से उसकी लाश निकली। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के पहले 3 बेटियां थी। महिला को जब पता चला कि उसकी गर्भ में बेटी पल रही है तो उसने 2 साल की बेटी को कुएं में फेंक दिया। बिहार के नालंदा के एक शख्स ने दुबई से फोन पर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। हैरानी इस बात की है कि काजी भी इस तलाक पर मोहर लगा रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक ससुराल वालों ने कुछ दिनों पहले उसे बेरहमी से पीटा था। आरोप ये भी है कि ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए और 5 तोले सोने की मांग की थी। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर शादाब ने फोन पर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मुंबई के घाटकोपर में एक फैक्ट्री मालिक ने 11 साल के एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा। इस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। वो पैंट की जिप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। बताया जाता है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त उससे 400 रुपए का नुकसान हो गया था। इसी बात से गुस्सा होकर फैक्ट्री मालिक ने बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस ने आरोपी मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने यहां एक घर से 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 3 साल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था। लखनऊ में भी पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस आरोप में गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में एक ज्वेलरी कारोबारी को सम्मोहित कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकान में ग्राहक बनकर घुसे 2 लोगों ने दुकानदार के सामने से कीमती जेवरात उड़ा दिए। ग्राहकों के जाने के बाद दुकानदार ने दुकान में ज्वेलरी नहीं देखी तो वो बेहोश हो गया। जालसाजी की पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार के बेटे के मुताबिक वो चोर सम्मोहन कला जानते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में एक म्यूजियम से चोरों ने 2 रिवॉल्वर उड़ा लिए। चोर खिड़की के शीशे तोड़कर म्यूजियम में घुसे हुए थे। इस चोरी से म्यूजियम प्रशासन और पुलिस दंग है। मामले की जांच जारी है। गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी के अंदर एक डंपर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फतेहपुर में ज़ैलो कार और टैंकर की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में कार सवार एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम के नगांव जिले में सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। 15 लोग जख्मी हुए। राज्य परिवहन निगम की बस एक पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए बस 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस तेजपुर से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी। माना जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के चलते चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। एक बेकाबू ट्रक ने जीप को जोरदार टक्कर मार दी। जीप में बैठे लोग हादसे का शिकार हो गए। जीप सवार सभी लोग जलगांव से ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार BMW कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक जख्मी हो गया।
यूपी के लखीमपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक काफी तेज रफ्तार में था। बोकारो में छठ पूजा के लिए सजे बाजार में सुबह सुबह आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। लोगों के मुताबिक किसी दुकान से पूजा के दौरान भड़की आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करोड़ों का सामान जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर एक शख्स ने नमाज के बाद बोतल फेंकी। बताया जा रहा है कि बोतल में केरोसिन था। हमलावर को लोगों ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि शाही इमाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और केरोसिन मुअज्जिन पर गिर गया। वारदात उस वक्त हुई जब बुखारी शाम करीब 6 बजे जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ चुके थे। आरोपी का नाम कमालुद्दीन बताया जा रहा है और वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला है। वहीं शामी इमाम की बुखारी ने इसे एक जानलेवा साजिश बताया है। वहीं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के 19 साल के बेटे शाबान को उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया है। शाबान को 22 नवंबर को एक समारोह में नायब शाही इमाम नियुक्त किया जाएगा। शाबान देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम होंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट में विदेशी बैंक में काला धन रखने वालों की पहली लिस्ट दे सकती है। सरकार हलफनामा दायर कर सीलबंद लिफाफे में 136 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी आज एक अर्जी दाखिल करेंगे। जेठमलानी सरकार की उस अर्जी को खारिज करने की मांग करेंगे जिसमें लिंकेस्टाइन बैंक से मिली सूचना सार्वजनिक करने वाले आदेश को रद्द करने की बात है। औद्योगिक संगठन एसोचैम कालाधन रखने वालों के नाम हड़बड़ी में उजागर करने के खिलाफ है। एसोचैम ने कहा कि सरकार को नामों का खुलासा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे टैक्स संधियों पर असर पड़ेगा। एसोचैम ने कहा है कि सार्वजनिक किए बगैर अगर बाद में निर्दोष वो नाम साबित होते हैं तो उनकी साख को बहुत नुकसान होगा। करीब 3/4 सांसदों ने लोकसभा सचिवालय में अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा नहीं दिया है। नियम के मुताबिक शपथ लेने के बाद 90 दिन के अंदर ब्यौरा देना जरूरी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बीजेपी का वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा मोदी के मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, उमा भारती और नितिन गडकरी ने भी अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ब्यौरा नहीं जमा करने वालों में बीजेपी के 209 और कांग्रेस के 21 सांसद हैं। इसके अलावा टीएमसी 27, बीजेडी के 18, शिवसेना के 15 और टीडीपी के 14 सांसद भी सूची में हैं। सूत्रों के मुताबिक आज संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अहम बैठक हो सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स सत्र की समय सारणी तय करेगी। ये बैठक सुबह 11 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के चैम्बर में होगी। आम आदमी पार्टी नेता अरुण केजरीवाल आज सुबह 11 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन से मिलकर बीजेपी की शिकायत करेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी वोटर तैयार करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी से कार्यकर्ताओं को बकायदा पैसे भी दे रही है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली में उपचुनाव पर कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में चुनाव कराने में रोड़े डालने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में वो खुद चुनाव हार रही है। क्या आपको बता दें कि दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को उपचुनाव का ऐलान हुआ है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने इंडिया न्यूज से कहा कि बीजेपी विधायक शिवसेना के साथ ही सरकार बनाना चाहते हैं। विनोद तावड़े ने कहा कि इसके लिए शिवसेना को बिना किसी शर्त के आगे आना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के हवाले से खबर है कि 28 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मौके पर राजनाथ और नड्डा भी मौजूद होंगे। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को मंगलवार सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यालय में पहुंचने को कहा गया है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मंगलवार को मुंबई पहुंचेंगे। राजनाथ और नड्डा के साथ ओम प्रकाश माथुर और राजीव प्रताप रूडी भी होंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ खड़से भी सीएम की रेस में हैं। खड़से के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। वहीं सूत्र कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और 28 अक्टूबर को उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुंगतीवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुंगतीवार ने कहा कि गडकरी की सीएम बनने की चाहत नहीं है। इससे पहले एकनाथ खड़से के घर पर फडणवीस समेत तमाम बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना के बीच में अंदरखाने बातचीत का दौर जारी है। मामला मंत्रालय के बंटवारे पर फंसा है।
राजनाथ और नड्डा के मुंबई जाने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। खबर है कि शिवसेना बीजेपी को समर्थन पर आज अपने पत्ते खोल सकती है। शिवसेना ने कहा था कि वो अपने अंतिम प्लान के बारे में रविवार के बाद ही फैसला करेगी। कल मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने खट्टर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंचकुला के शालीमार शॉपिंग मॉल के पास मेला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सुबह 11:23 पर खट्टर ने शपथ ली। खट्टर के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंच पर एक साथ बैठे हुए नजर आए। खट्टर के बाद 6 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही ओपी धनखड़ और अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद राव नरवीर सिंह और कविता जैन ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। जिन 3 विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली उनमें विक्रम सिंह ठेकेदार, कृष्ण कुमार बेदी और करण देव कंबोज शामिल। मनोहर लाल खट्टर के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल नहीं हुए। हुड्डा के मुताबिक उन्हें समारोह में आने के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। हालांकि हुड्डा ने नई सरकार को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि खट्टर सरकार हरियाणा को और आगे ले जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, एमपी से शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह भी शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने पर उनके विधानसभा क्षेत्र में करनाल में जमकर जश्न मना। जो बीजेपी कार्यकर्ता समारोह स्थल पर नहीं पहुंच पाए उन्होंने इंडिया न्यूज पर शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण देखा। हरियाणा में सरकार गठन के साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करने की बात कही गई। अनिल विज ने कहा कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीनी सौदों की जांच होगी। दिल्ली में कल पीएम आवास पर मोदी की हाई टी पार्टी हुई। पीएम की इस हाई टी पार्टी में एनडीए के सभी मंत्री, सांसद और संघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में पीएम ने एनडीए सांसदों के सामने सरकार के 5 महीने के कामकाज का ब्यौरा रखा। इस मीटिंग में कामकाज की समीक्षा के साथ ही आगे का रोड मैप भी पेश किया गया। मीटिंग की शुरुआत अरुण जेटली के प्रेजेंटेशन के साथ हुई। वित्त मंत्री ने जनधन योजना पर प्रेजेंटेशन दिया। बाद में नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। नितिन गडकरी ने आदर्श ग्राम योजना पर, नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रम सुधार पर प्रेजेंटेशन दिया। पीएम ने संसद में सांसदों की भागीदारी बढ़ाने और मंथन के साथ ही जमीनी स्तर पर सरकार का कामकाज संभालने के भी निर्देश दिए। पीएम मोदी ने सांसदों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने पर जोर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र से शुरुआत करने की बात कही। इस हाई टी पार्टी का संचालन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया। वहीं पीएम मोदी ने सांसदों से मेक इन इंडिया और आदर्श ग्राम योजना में रुचि लेने के लिए कहा। इस दौरान मोदी ने सांसदों को सादगी से रहने का भी मंत्र दिया। हाई टी पार्टी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सभी सांसदों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान आडवाणी ने सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। पीएम की इस पार्टी में शिवसेना के सांसद तो शामिल हुए, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बर्दवान विस्फोट कांड को लेकर पीएम बेहद चिंतित हैं और खुद इसकी जानकारी ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज वर्धमान पहुंचेंगे। डोभाल के साथ एनएसजी डायरेक्टर जेएन चौधरी और रॉ के अधिकारी भी होंगे। डोभाल पश्चिम बंगाल के डीजीपी और होम सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों की माने तो वर्धमान ब्लास्ट में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का लिंक मिला है। पीएम मोदी ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को उनके 67वें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, भगवान हिलेरी को लंबी उम्र और अच्छी सेहत से नवाजे। वियतनाम के पीएम न्यूगियन तान इंग आज 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचेंगे। भारत वियतनाम के साथ तेल और गैस को लेकर करार कर सकता है। पिछले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वियतनाम यात्रा के दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी साथ गए थे। तेल और गैस के अलावा दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक तौर पर भी वियतनाम भारत के लिए बेहद अहम है। हुदूद के बाद नीलोफर नाम का तूफान तबाही मचाने को तैयार है। अरब सागर में बन रहे नीलोफर अगले 36 घंटों में गुजरात के कच्छ से टकरा सकता है। नीलोफर तूफान के मद्देनजर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है।
बिलावल भुट्टो पर लंदन में अंडे, टमाटर और बोतलों से हमला हुआ। ये कौन आज नहीं। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में बिलावल को प्रदर्शनकारियों के बीच से हटाया। प्रदर्शनकारी गो बैक बिलावल के नारे लगा रहे थे और हाथों में जो कुछ भी था स्टेज की तरफ फेंक रहे थे। वाकया उस वक्त है जब बिलावल लंदन में एक रैली को संबोधित करने सामने आए। बिलावल को देखते ही वहां जुटे लोग चिल्लाने लगे और खाली बोतल, अंडे और टमाटर स्टेज पर फेंकने लगे। इसके बाद वहां बिलावल समर्थक और विरोधियों के बीच में झड़प शुरू हो गई। असल में कश्मीर पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए लंदन में भारत के खिलाफ रैली रखी गई थी। रैली में भीड़ भी नहीं जुटी और ये पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का शिकार हो गई। भारत और अमेरिका के डर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। दाऊद को अब कराची से हटाकर पाक अफगान सीमा पर शिफ्ट किया गया है। दरअसल पीएम के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच दाऊद को पकड़ने के लिए साझा अभियान का समझौता हुआ था। लखनऊ में इस बार मोहर्रम के जुलूस पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। लखनऊ प्रशासन ने रविवार से इसकी निगरानी शुरू कर दी। लखनऊ के काकोरी इलाके में कई दिन से आतंक मचा रहे तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस मामले पर वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे के मुताबिक धार्मिक स्थानों के लिए खास ट्रेन आज से रवाना होगी। चंडीगढ़ से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन अयोध्या, वाराणसी होते हुए पुरी, तिरुपति और कांचीपुरम के बाद 13 नवंबर को वापस चंडीगढ़ पहुंचेगी। आज नहाय खाए के साथ ही आशा, त्याग और विश्वास का महापर्व छठ से शुरू हो रहा है। मंगलवार को व्रत रखने वाले खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिसके बाद 48 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। 29 अक्टूबर को डूबते सूरज को, 30 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही व्रत खत्म हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्योहार अब न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में गंगा किनारे पहुंचे। सिन्हा ने छठ पूजा की तैयारियों के लिए घाटों का जायजा लिया। पटना में मुस्लिम महिलाएं भी गंगा घाट की सफाई कर रही हैं। नोएडा के सेक्टर 21 में छठ के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने अपनी आवाज से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिंगर देवी ने भी अपनी मधुर आवाज से दर्शकों का दिल जीता। इस कार्यक्रम के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। आज भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। 6 महीने सर्दियों के दौरान ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ की पूजा होगी। बाबा केदार की डोली कल केदार धाम से गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर लाई गई थी। 25 अक्टूबर को केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे।